सर हम लोग nth टर्म का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। nth टर्म अगर हम किसी एपी में फाइंड करना चाहते हैं, nth टर्म का मतलब है n नंबर की टर्म का वैल्यू, ठीक है। और a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ये सबको पता है। अब सर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने देख लिया था। तो अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो इसमें आप ये देखिए कि जो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, हमें करना क्या है, पकड़ना कैसे है, वैल्यूज को फॉर्मूले में किस तरीके से पुट करना है, यही बात हमें समझनी है। कल मैंने आपको बताया, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप nth टर्म का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इधर देखो, अगर आप nth टर्म का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपके पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, आपके पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपके पास है तो चौथी चीज nth टर्म आपको मिल जाती है, nth टर्म का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है ना। अब पूरी एक्सरसाइज इसी पे चलने वाली है कि ये तीन चीजें दे रखी हैं, आपको चौथी चीज निकालनी है। या ऐसा कर सकता है कि nth टर्म दे दे और फर्स्ट टर्म या n या d में से कोई एक चीज गायब कर दे। तो फिलहाल जैसा भी केस होगा हम उसके हिसाब से समझेंगे। अब अगर आप अपने एग्जाम्पल 8 को देखें तो सर एग्जाम्पल 8 में आपको कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। फाइंड द A11 मतलब 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब पीछे से आपको 11th टर्म निकालनी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी एपी कैसी है, आपकी एपी यहाँ पर दे रखी है एग्जाम्पल 8, देखो पेज नंबर 103 पर। तो एपी दे रखी है 10, 7, 4 और ऐसे ही चलता जा रहा है कहाँ तक, -62 तक, है ना। तो ये हमारी एपी है। अब ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि 11th टर्म जो है, लास्ट टर्म से जो 11th टर्म है वो कौन सी है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे एपी है, अगर मैं इस एपी को रिवर्स कर दूं, देखो यहाँ पर इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर इस एपी की फर्स्ट टर्म है 10 और इस एपी का कॉमन डिफरेंस है -3। अगर मैं इस एपी को रिवर्स कर देता हूं तब भी ये एपी ही रहेगी ना भाई। अगर मान लो मेरा ये नंबर्स यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एपी के ये नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे उल्टा लिख देता हूँ तब भी तो ये एपी ही बनाएंगे ना। बस फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देखो तो इस जगह पर आपका कॉमन डिफरेंस 1 है, प्लस का 1 है, और इस सेकंड वाले केस में आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो -1 होगा, लेकिन रहेगी तो एपी ना। तो किसी एपी को अगर आप रिवर्स कर देते हो तब भी वो एपी ही रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस एपी को रिवर्स कर दें तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो ऊपर हमारा एपी लिखा हुआ है 10, 7, 4 डॉट 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 -62 तक, इसमें आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, -3। अगर आप यहाँ पर एपी को रिवर्स कर देते हो मतलब उल्टा करके लिखते हो तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, +3। यानी कि अगली टर्म्स कैसे मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में सर। आया मैंने क्या लिखा, उल्टा कर रहा हूं मैं इसको। तो ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, हाँ सर। ऐसे ये जाएगा 4, 7, 10, ये हमारी एपी बन जाएगी, ठीक है ना। क्या बन जाएगी, एपी। एपी, ठीक है, व्हेन ऑर्डर ऑफ द टर्म्स आर रिवर्स्ड। अब ये रिवर्स क्यों कर रहे हैं हम ऑर्डर टर्म्स का, बिकॉज मेरे को पीछे से निकालना है कि 11वीं टर्म कौन सी होगी। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, अभी लिख हाँ के सर। थोड़ी ना देखूंगा।
यहाँ से मतलब इस 62 से स्टार्ट करते हुए मुझे निकालना है कि इस तरफ 11वीं टर्म कौन सी होगी, 11th टर्म कौन सी होगी, 11th टर्म की वैल्यू क्या होती है। वैसे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, कब तक गिनते रहूंगा लिखते रहूंगा। चलो यहाँ तो मैन्युअली निकाल भी लूंगा, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ज्यादा हो जाता तो फिर कैसे करता। तो इसीलिए जनरलाइजेशन जो है यहाँ पर हमारे पास nth टर्म के जो है वैल्यू का है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें पीछे से टर्म निकालनी है, तो पीछे से गिनना है, तो इसलिए मैंने ये कह दिया कि आप ऐसा मान लो कि ये जो -62 है यही आपकी फर्स्ट टर्म है, क्योंकि मुझे गिनना ही वहीं से स्टार्ट करना है। अगर मैं एपी को रिवर्स कर दूंगा तभी वो एपी में ही रहने वाला है। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हैं कि हमने एपी को रिवर्स कर दिया, हमारी एपी क्या बन गई, ऐसी बन गई हमारी एपी जब हमने टर्म्स का ऑर्डर रिवर्स कर दिया। अब मुझे निकालना है कि यहाँ पर 11th टर्म कौन सी होगी। तो सबसे पहले आप देखो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, -62। क्यों, क्योंकि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो आपके पास a होना चाहिए, d होना चाहिए, n होना चाहिए। तो यहाँ पर d का वैल्यू क्या हुआ, प्लस का 3। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, आपको a11 फाइंड करना है, 11th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने कहा कभी जब भी nth टर्म की बात होगी तो वहां पर उसकी टर्म की वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है ना। और जब हम 11th टर्म फाइंड कर रहे हैं तो हमारे n का वैल्यू क्या है, 11 है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि जब कभी भी अगर आप nth टर्म या उसमें कंफ्यूज हो रहे हो n में, तो nth टर्म मतलब टर्म का वैल्यू, और यहाँ पर जो n होगा वो आपको नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बताएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे मेरे को a11 निकालना है तो ये 11 मेरे को बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर मेरे को हाँ सर। a11 निकालना है, तो a11 में इजीली निकाल सकता हूँ, -62 प्लस 11 -1 इंटू डी यानी कि 3। मैंने हमेशा कहा है कि अगर कभी भी कॉमन डिफरेंस आपको नेगेटिव मिलता है तो आप उसको ब्रैकेट में रखें। हालांकि प्लस में अगर है तो ब्रैकेट में लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस माइनस में आ रहा है तो आप हमेशा उसको ब्रैकेट में रखें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका मान लो यहाँ कॉमन डिफरेंस -3 होता सपोज, और आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, सिर्फ ऐसे छोड़ देते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप -3 या मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने ये लिख दिया कि आप -3 कर रहे हैं यहाँ पर। जब लिखोगे गलत तो सॉल्व कैसे करोगे सही। तो फिलहाल यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, इसलिए ऐसे लिखने में कोई इशू नहीं है। अब a11 निकालना है, a11 की वैल्यू हो जाएगी -62 प्लस 30, यानी कि a11 हमारा निकल कर आता है -32। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक पहला और मेथड भी आपके बुक में दे रखा है, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, खाली बकवास है। तो यहीं से समझ लो कि हमने एपी को रिवर्स कर दिया, हमें पीछे से निकालना था कि वो टर्म की वैल्यू क्या है। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है। एग्जाम्पल 9 आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, अब ये हट चुका है, यही मान के चल रहे हैं। तो अगर आप बोलते हो तो मैं करवा देता हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर करना चाहते हो तो बताओ, मैं बता देता हूँ। पढ़ना चाहते हो सब तो मैं करा बता दो। देता हूँ। अब देखो तो करा दो। एग्जाम्पल 9 अगर आप देखें तो एग्जाम्पल 9 यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो 1000 रुपए का एक सम लगाया है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 1000 हो गया। फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 8% पर एनम दिया है। पर एनम मतलब हर साल का जो इंटरेस्ट है वो 8% है। और यहाँ जिस मेथड की बात हो रही है वो मेथड कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट का मेथड है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट का मेथड है, 8% का यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो सबसे पहले वो ये पूछ रहा है कि हर साल के एंड में आप जो है यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। अगर वो इंटरेस्ट एपी बना रहा है तो इस फैक्ट को यूज करते हुए आप फाइंड करो कि 30 इयर्स के एंड में इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझे कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा।
पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 80 रुपीज। 1000 का 8% निकालोगे ना सीधा सीधा। सेकेंड ईयर का क्या होगा, सेकेंड ईयर का जो एसआई है वो हो जाएगा 160। इसी तरीके से थर्ड ईयर का जब निकालोगे तो थर्ड ईयर के एंड में एसआई होगा, अरे सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो 5th क्लास में सिखा दिया था आपको। तो ये कितना होगा सर, ये 240 होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप फोर्थ ईयर का निकालोगे तो फोर्थ ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 320 होगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैसे आ रहा है आपका, पहले 80 है फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर आपका 160 हो गया सेकेंड ईयर के एंड में, फिर आपका 240 हो गया थर्ड ईयर के एंड में, फिर आपका 320 हो गया फोर्थ ईयर के एंड में, और इसी तरीके से चलता रहेगा जहां तक आप निकालना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इधर आप सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं आफ्टर एंड ऑफ एवरी ईयर, ये सिंपल इंटरेस्ट किसमें है, आपका एक एपी बना रहा है, ठीक है ना। तो उसने पूछा है डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, यस दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, फाइन। ये लिख देंगे हम लोग, यस दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी एंड द एपी इज सर आपका माइक ऑफ है। बड़ी जल्दी बोला सर माइक ऑफ है। अब सर ये एपी जो आप देख रहे हो 80 160 240 320 एपी बना रहा है यहाँ पर, ये सिंपल इंटरेस्ट एपी में है। अब हम 30th ईयर के एंड का सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं। 30th ईयर के एंड का सिंपल इंटरेस्ट हम पीआरटी अपॉन 100 के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे को एग्जांपल में बोला है कि आपको जो 30th ईयर के एंड का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है वो इस फैक्ट को यूज करते हुए निकालना है एपी वाले। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या है भाई, जो पहले साल का आपका इंटरेस्ट है पहले साल के एंड में, वो आपकी फर्स्ट टर्म की तरह काम कर रहा है। सेकेंड ईयर के एंड का इंटरेस्ट आपको सेकेंड टर्म की तरह काम कर रहा है। थर्ड ईयर के एंड का इंटरेस्ट आपको थर्ड ईयर की तरह काम कर रहा है। तो यही से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 30th ईयर का इंटरेस्ट होगा, वो 30th ईयर का इंटरेस्ट हमारा 30th टर्म की तरह काम कर रहा होगा। तो एक्चुअल में हमें 30th टर्म निकालनी है, A30 निकालना है, और यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो गया, 30 हो गया। तो आप A30 निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपना। A क्या है आपका 80 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या आपका 80। तो यहाँ से आप A30 का वैल्यू निकाल सकते हो। A30 का वैल्यू कितना आएगा बोलो, 80 प्लस 29 इंटू 80, 29 इंटू 80 आपको मिलेगा यहाँ पर 2320, ठीक है। और जब आप इसको प्लस करोगे तो फाइनली आपको 2400 मिल जाएगा। और यही चीज आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 1000 के प्रिंसिपल पर 8% के रेट से 30 इयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा, डिवाइडेड बाय 100।
तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको 2400 देगा, ठीक है ना। तो आज से वेरीफाई हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 9। नाउ एग्जांपल 9 says in a flower bed there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second row, 19 in the third row and so on। एक फ्लावर बेड है, ठीक है, फूलों का बिस्तरा, हिंदी में ऐसा बोलेंगे। वो फूलों का बिस्तरा कैसा है, सबसे पहले ऐसे 23 फ्लावर्स हैं, फिर अगली रो में 19 फ्लावर्स हैं, 21 फ्लावर्स हैं, फिर अगली रो में 19 फ्लावर्स हैं, फिर अगली रो में 17 फ्लावर्स हैं, और इस तरीके से आपको दे रखा है कि ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है हाँ सर। देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो, यानी कि हमें समझना ये पड़ेगा कि हमारी जो यहाँ पर ये फ्लावर्स की ये रो में, मतलब जो ये रोज है, इन रोज में जो ये फ्लावर्स है हमारे, ये एपी बना रहे हैं। क्योंकि देखो फर्स्ट रो में क्या है हमारा 23, अगली रो में कितना है 19, फिर 21, फिर कितना है 19, फिर कितना है 17, और ऐसे ही ये चलता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो लास्ट रो है हमारी, उस लास्ट रो में कितने फ्लावर्स है, कितने प्लांट्स है, 5 प्लांट्स है उसमें, ठीक है ना। समझ में आया। तो यानी कि हमारी एपी कहाँ तक जा रही है, 23 से स्टार्ट होके 5 तक जा रही है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी रोज आर देयर इन दी फ्लावर बेड, फ्लावर बेड में कितनी रोज है। अब देखो क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया है, यहाँ अभी तक आपको साफ साफ दिया होता था कि ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है, nth टर्म निकालनी है या n निकालना है या जो भी कुछ उसने पूछा है। लेकिन यहाँ पर गेम बदल गया। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर 23 है, फिर आपके 21 है, फिर आपके 19 है, और इसी तरीके से नीचे तक जाते जाते कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ऐसे केस में मेरे को निकालना है कि टोटल कितनी रोज है। टोटल कितनी रोज का मतलब क्या हुआ, आप देखो हर टर्म के लिए एक रो है, इसके लिए एक रो है, इसके लिए एक रो है, इसके लिए एक रो है, हर टर्म के लिए एक रो यहाँ पर आप देख रहे हो, हर टर्म के लिए आप एक रो देख रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हर टर्म के लिए अगर एक रो है तो जितनी टर्म्स होंगी उतनी ही रोज होंगी। कहने का मतलब ये कि मुझे इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो हम स्टार्ट कैसे करें, हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि ए का वैल्यू हमारा 23 है, और यही वो जगह है जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है nth टर्म और n को आइडेंटिफाई करने में। फर्स्ट टर्म इज 23, कॉमन डिफरेंस इज -2, ठीक है। और आप यहाँ पर देखो कि हमें नहीं पता यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरी एपी 5 तक जा रही है, 23 से स्टार्ट होके 5 तक जा रही है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरी जो एपी है वो अगर 5 तक जा रही है, तो इसका मतलब जो 5 है मेरा, वही मेरी nth टर्म हो गई, ठीक है ना। क्योंकि अगर मुझे ये पता, देखो 23 पहली टर्म है, 21 दूसरी टर्म है, और 5 तक जा रहा है। अगर मैं ये निकाल लेता हूं कि 5 कौन से नंबर की टर्म है, तो जितने नंबर की टर्म ये 5 होगी उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमारी एपी 5 तक जा रही है। अब इस 5 का जो भी नंबर होगा इस एपी में, ठीक है ना, ये 5 जिस भी नंबर की टर्म बन रही होगी उतनी ही तो टर्म्स एपी में होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 है ये एक तरीके से लास्ट टर्म की तरह काम कर रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मोस्टली केसेस में लास्ट टर्म जो है वही nth टर्म भी बन जाती है। जो हमारी लास्ट टर्म होती है वही इसलिए nth टर्म भी बन जाती है। आप देखो यहीं पर लास्ट टर्म को ही nth टर्म बना दिया, क्योंकि वहीं तक एपी जा रही है, और जो नंबर 5 का होगा उतनी ही टर्म्स इस एपी में होंगी।
तो 5 क्या है, n नहीं है, 5 is the value of the term, so that is why we are representing it by nth term. And what is the value of n, that is not given to us, इसीलिए हम nth term बोल रहे हैं, नहीं तो हम a11 a15 a20 ऐसा कुछ बोल रहे होंगे। तो अब आप इसको सिंपली अपने फॉर्मूले में इक्वेट कर दो। आपकी nth टर्म क्या है 5, फर्स्ट टर्म क्या है 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो मैंने कहा था कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस नेगेटिव मिल रहा है तो आप उसको हमेशा ब्रैकेट में रखें। देखिए अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस माइनस है, आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते, इसका मतलब क्या है कि आप -2 कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप लिखोगे गलत तो आप सॉल्व कैसे करोगे सही, क्योंकि बच्चा ऐसा लिखकर जब अगले स्टेप पे जाता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरे वहां मल्टीप्लाई करना है क्या है, मोस्टली केसेस में वो ये देखता है कि जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर दो। समझ में आया? तो ऐसी गड़बड़ मत करना, हमेशा ध्यान रखना कि अगर कॉमन डिफरेंस माइनस में तो उसे नेगेटिव में है तो उसको ब्रैकेट में रखें। तो सर ये क्या बना, 5 इज इक्वल टू 23 माइनस 2n प्लस 2। अब यहां से n का वैल्यू निकालना है तो देखो 2n का वैल्यू क्या आएगा, 2n का वैल्यू आएगा आपका 16। ठीक है, गड़बड़ हो रही है। 25 माइनस 5 20 सर और 10। n का वैल्यू हो गया आपका 10। तो यहाँ पर जो ये 5 है दिस इज दी 10th टर्म, और 5 का जो नंबर होगा उतनी ही टर्म से सेपी में होनी चाहिए क्योंकि 5 तक की जा रही है हमारी सीरीज। इसके लिए ऑल्टरनेटिवली मैंने आपको एक और मेथड कल बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखी है, आप देखो यहाँ पर 5 ही हमारी लास्ट टर्म है, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके भी निकाल सकते हो। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी अपनी नंबर ऑफ टर्म्स को यहां पर फाइंड कर सकते हो। समझ में आया? मैं बताता हूं कैसे। ये बन गया सर हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, और ये कोई नई चीज नहीं है, आपके nth टर्म वाले फॉर्मूले को ही मॉडिफाई करा है तो ऐसा आया है। अब सर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मुझे निकालनी है। लास्ट टर्म क्या है मेरी 5, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 23। इसको मेरे को डिवाइड करना है किससे, कॉमन डिफरेंस से जो है मेरा -2, और लास्ट में मुझे क्या करना है +1 करना है। समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? भाई जो दे रखा है उसी को बस अपने फॉर्मूले में इक्वेट कर दे रहे हैं। अरे अभी भी नहीं हाँ आया क्या सर। समझ में? अरे यार तुम लोग ऐसे करते हो हाँ ना, फिर मुझे लिख के बताना पड़ता है। अब ठीक है, लो अब तो ठीक हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर दो। अब हाँ इसको सर। सॉल्व करोगे तब भी 10 आएगा, देखिए ठीक है ना, डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। तो ऐसा भी यूज कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में तो आपके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करने के लिए दिए थे। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लेकर चल रहा हूं यहाँ पर सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। और आपसे पूछ रहा है कि जो 78 है वो कौन से नंबर की टर्म है। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली बात की गई है ना। क्या पूछ रहा है, 78 कौन से नंबर की टर्म है, which term is 78।
तो सीधा सीधा हमें समझ में आना चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है 3, कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया यहाँ पर 5। अब आप यहाँ पर बताओ कि हमें n का वैल्यू दिया है या nth टर्म का वैल्यू दिया है। सर हमें nth टर्म का वैल्यू दिया है, nth टर्म हमारी 78 हो गई। मैंने आपको बोला nth टर्म मतलब टर्म का वैल्यू और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो 78 का नंबर क्या है टर्म का, ये निकालना है, यानी कि n का वैल्यू निकालना है। जो टर्म है हमारी उसका वैल्यू तो हमें दे ही रखा है कि 78 इस एपी की एक टर्म है, ये बता दो इसका नंबर कौन सा है। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? अभी भी नहीं आया समझ में? तो एक्चुअल में हमें हाँ, n का यस। वैल्यू निकालना है। अभी सीधा फॉर्मूले में इक्वेट कर देंगे। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सर। 78 is equal to 3 plus 5n minus 5। ठीक है? नहीं ठीक है? तो 5n ठीक का है सर। वैल्यू क्या आता है? 5n का वैल्यू क्या आता है? 5n का वैल्यू आता है 80 और n का वैल्यू क्या आता है 16। समझ में आया? हाँ सर। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत तो बता दो अभी भी। नो सर। ठीक है? हाँ सर। समझ गए ना? अब यस सर। फर्दर देखते सर अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिंपली एपी दे रखी है और आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो आप अपना वो सीधा सीधा फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों दे रखी है, ठीक है ना, विद कॉमन डिफरेंस। तो सीधा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1 वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो हमें सीधा सीधा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इसके लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अब ये बिल्कुल अपने एग्जाम्पल की तरह ही है। आप देखो यहाँ पर एपी दे रखी है 11 8 5 2 डॉट 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 ऐसे चल रहा है। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है कि -50 इसकी एक टर्म है या नहीं। -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट, यही निकालना है। और अगर ये टर्म है तो कौन से नंबर की टर्म है। तो हमें नहीं पता सर -150 कौन सी टर्म होगी, तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म 11 है, हमारा कॉमन डिफरेंस -3 है, और हमें नहीं पता कि ये -50 टर्म होगी भी या नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं एक बार को कि इसकी टर्म है, और कौन सी टर्म है? nth टर्म है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इसका नंबर कौन सा है, तो nth टर्म कह रहा हूँ। अगर मुझे पता होता ये 50th टर्म है तो मैं A50 बोलता ना फिर। समझ में आया? तो n का हाँ वैल्यू सर। यहाँ पर हमें मालूम नहीं है, हमें इसका नंबर ही निकालना है कि कौन सी टर्म है। तो -150 हमारा यहाँ पर इक्वेट हो जाएगा 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी है हमारा यहाँ पर -3। हमेशा ध्यान रखना माइनस में आया कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में जरूर रखना। वैसे आदत डाल लो तो हमेशा ही ब्रैकेट में रखो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। 11 प्लस 3 माइनस 3n। ठीक है? ठीक है या नहीं? है सर। अब यहाँ पर हमारे 3n का वैल्यू कितना आएगा? 3n का वैल्यू आएगा 164, और n का वैल्यू कितना आएगा? n का वैल्यू आएगा 164/3। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 54.666666 ऐसे मिलेगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली ऐसा बोल सकता हूँ।
तो आप यहाँ पर देखो कि हमारे n का वैल्यू कैसा आया, डेसिमल में आया, ठीक है ना। कैसा आया हमारे n का वैल्यू, डेसिमल में आया। तो आप यहाँ पर सोच के बताओ कि क्या कभी किसी टर्म का नंबर डेसिमल में या फ्रैक्शन में हो सकता है, नहीं हो सकता। किसी भी टर्म का नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, तो अब आप लिखोगे एज हाँ n सर। इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, not a positive integer, hence minus 150 is not any term of the given AP, ठीक है। टर्म नहीं होगी साहब, क्यों नहीं होगी, रीजन आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर यार इसको पढ़ने ही पलट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो ये भी हमारे दिए हुए एग्जांपल्स में से एक है। अभी यार एक काम करो, क्या काम करोगे यार। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, आपको 31st टर्म फाइंड करनी है। 11th टर्म का वैल्यू आपको 38 दिया है। तो देखो बेटा 11th टर्म को कैसे लिखोगे, a प्लस 10d, ना तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है। 11th टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो गई। और 16th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, 16th टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 15d, कितना आया 63। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 पीछे दे रखा है, उसमें देख लेना। तो अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले में से दूसरे को माइनस कर दो, d का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5, ठीक है। अब d का वैल्यू 5 है, तो a का वैल्यू आपको मिल गया -12। समझ में आया। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया, तो आप 31st टर्म निकाल सकते हो बड़े आसानी से। 31st टर्म कितनी होगी, 30